Hello and welcome all students. Welcome in this new class, this online class for standard 11, and today we are going to read the topic structural organization in animals. As you know, this chapter is for in standard 11 syllabus. Today I have brought something more special for you according to the syllabus that we have to study the curriculum like biology of stand कोड नंबर 044 जो बच्चे क्लास 10 पास करके आने वाले हैं क्लास 11 में and they are opting for biology, they must know that if they are going to study the PCM group, physics, chemistry and biology, PCM sorry PCB group, then you must know the code of every subject. Like physics जो है उसे कोड है 042, केमिस्ट्री है 043 और आपका बायोलॉजी है 044। तो सिलेबस जो है 24-25 की जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट से भी ले सकते हो। But you must know the things that you have to study. Diversity of living organisms, Unit 1, Unit 2, Structural Organization in Plants and Animals, Cell, Plant Physiology, Human Physiology. These are the 5 units that you have to study in session 24-25. So we have to first look on the topic कि किससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अलॉट होता है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको 15 नंबर अलॉट किए गए हैं और सेल से भी 15 नंबर अलॉट है। तो अब आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएगा और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी उसमें आपको 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होंगे 11th में। तो अगर कोई बच्चा 11th का एग्जाम देता है, 11th के एग्जाम क्लास 11th में एडमिशन ले लिया हो और अदरवाइज दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 and after that they will take admission, then but the preparation should be started। आपके जो एम एंड एम्बिशंस है, जो आप एम्बिशंस आपने रखा है कि मुझे नीट में सिलेक्शन मिल जाए, तो नीट में सिलेक्शन ऐसे नहीं एक दिन की मेहनत से नहीं होता है। ये मेहनत आपकी जो कंसिस्टेंसी है आपकी पढ़ाई की वो लगातार होती रहेगी। डोंट टेक इट एज ए बर्डन, इसको बर्डन नहीं लेना है, बट एकदम रेगुलर स्टडी आप करेंगे एंड डोंट वेट फॉर द रिजल्ट कि ऐसा आप जान रहे हो, आप अपने लेवल को पहचान रहे हो कि कब और कितना रिजल्ट आने वाला है, तो उसी के अनुसार आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले हमारा ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था। नाउ आई वांट कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट 2 है, ये देखिए आप यहाँ पे यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मॉरिस की मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है, मैंने लास्ट सेशन के लिए भी वीडियो तैयार किया हुआ था। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो वीडियो चलेगा उस पर, इसमें और भी कुछ ऐड करने की होगी तो ज़रूरत मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बनानी है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कुछ बच्चों की जो डिमांड्स आई थी तो मैं इसके अनुसार तैयारी करके आपको बताना चाहती हूँ कि आप तैयारी में लगे रहें और आप एक दिन श्योर एंड शॉर्ट यू विल बी सेलेक्टेड इन द नीट एग्जामिनेशन। फॉर व्हाट यू आर ड्रीमिंग फॉर, यू आर ड्रीमिंग फॉर बीइंग ए डॉक्टर। नीट क्वालिफाई करना मीन्स आपका सपना डॉक्टर बनने का है। यू मस्ट बी सेलेक्टेड इफ यू हैव द कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज। और दूसरा ऑप्शन आपका बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आपका आईसीएआर भी जा सकते हो, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकते हो एंड बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स भी हैं जो इसमें रिसर्च फील्ड की ओर ले जाते हैं, तो आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को खैर हम लोग बाद में देखेंगे कि कैरियर को किस तरह से सेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेव ये देखना है कि हमें क्लास 11th में क्या क्या टॉपिक पढ़ाई करनी है। तो क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप आपने क्लास 10 जब एग्जाम दे दिया, नाउ यू आर ऑन द नेक्स्ट स्टेप।
इस स्टेप में क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है, इसकी सिलेबस जान जाइए। ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है और इस सिलेबस को भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ये पढ़ना है कि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, फ्रॉग की सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम। जैसे आपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा ह्यूमन बॉडी का, अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा आपने, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था आपने एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया था। तो ये सब चीजें जो आपने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग के लिए, फ्रॉग के बॉडी में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी है उसकी। तो मॉर्फोलॉजी कहते किसको है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? वी कैन नो दैट if we are going to study the morphology, then we have to know that morphology is that branch of biology. Morphology क्या है? What is morphology? Morphology is that branch of biology morphology is that branch of biology that deals with morphology is that branch of biology that deals with the एक्सटर्नल फीचर्स। अगर मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, इसका मतलब आप किसी चीज की एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज की, किसी भी लिविंग बीइंग्स की एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी हो रही है। प्लांट्स की हाइट क्या है, प्लांट्स का लीव्स कैसा है, प्लांट्स के फ्रूट्स कैसे हैं, बट एनाटॉमी के बारे में अगर बात करेंगे तो इट मीन्स इंटरनल फीचर्स। तो इस चैप्टर में हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमें मॉर्फोलॉजी की बात करनी है और एनसीईआरटी को तो बहुत ही थॉरोली पढ़ना है। तो यहाँ है ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम एंड फ्रॉग्स, देयर आर टू टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी। तो व्हाट आर दीज टॉपिक्स इन एनिमल किंगडम? आपने देखा कि बहुत लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर animals, means variety of organisms are found in the animal kingdom. अब यूनिसेलुलर और में भी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन अगर है, अगर हम अमीबा की बात करें, आप अमीबा को हमने यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा था, लेकिन अगर और भी अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो यूनिसेलुलर हैं और एनिमल किंगडम के हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। उनमें भी डाइजेशन, भले ही वो एक सेल की स्ट्रक्चर है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? जब किसी ऑर्गेनिज्म का लेवल केवल एक सेल से ही बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, बिकॉज दैट इज यूनिसेलुलर, सो देयर इज नो चांस ऑफ बिकमिंग टिश्यू। एंड अनदर इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि उनकी बॉडी में सिर्फ टिश्यू तक की ही स्ट्रक्चर में सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जब डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम डेवलप होते हैं। In the complex body of multicellular animals, some basic functions are carried out by different cells in organized manner. Body of simple organism like Hydra is made of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands. So we can say that 1000 type of cells can join to form the tissue, and there will be only one tissue which will consist of many cells. In the same fashion, here it is very important line where that we are going to read that human body is composed of billions of cells, billions of cells to perform various functions, because in human body the digestive system, respiratory system, the circulatory system, the reproductive systems, all are different and specialized, and so we have to study how do these cells in the body work together. तो ये सब बातें जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, उसके अनुसार भी हम जानेंगे।
और हम लोगों ने क्लास 9th में भी टिश्यू की टॉपिक पढ़ी है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। तो यहाँ पे आप देखो वही सेंटेंसेज हमें लग रहा है नहीं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज perform a specific function which is called, such an organization is called tissue। तो टिश्यू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट सिमिलर ग्रुप्स ज्वाइन टुगेदर टू form a group and there are some intercellular substances, but all these cells have to perform a specific function। So you will be surprised to know that all complex animals consist of only four basic types of tissues। फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कितने टाइप के टिश्यूज है? ओनली 4 तरह के टिश्यूज को से सारे सेल्स ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गेन लाइक स्टोमैक। अगर कोई स्टोमक की बात कर रहा हो, लंग्स की बात कर रहा हो, हार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, स्टोमक एक ऑर्गन्स है, किडनी एक ऑर्गन्स है, एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज। तो cells join together to form a tissue and different tissue join together to form an organ, and when different organs join together they form the organ system, and when different organ systems are joined together then an organism is formed। So this is the hierarchy of the structure of an organism, how an organism is formed। Cell is the basic unit and the group of similar cells performing a specific function together is called tissue, and when group of tissue join together to perform a specific function it is called organs। So here you can see in the book that when two or more organs perform a common function they form an organ system। ये सारी बातें को मैंने कंक्लूड कर दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेन्स, ऑर्गन सिस्टम। This is the way that an organism exhibits division of labor। हमारा human body itself it is a machine and there are different functions, different functionaries working inside this machine। तो ये मशीन जो है ये काम करता है एंड देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर कि हर ऑर्गन सिस्टम का एक अलग अलग वर्क है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यू कैन सी द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बेसिक tissues that you have learned in earlier classes, they help you to know that how organs are formed, and after that you see that how organs join together to form organ system। दिस इज ऑल द स्टडी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ये सारी बातें जो होगी, जो टिश्यू की बातें होगी, ऑर्गन की बात होगी, ऑर्गन सिस्टम की बात होगी, तो वहां पे हम किस ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं? तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। सच एन ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल फॉर मोर इफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। An organism an organism consists of millions of cells, but every cell has some coordination। ऐसा नहीं है कि एक सेल को दूसरे सेल से कोई मतलब नहीं है। एवरी सेल मस्ट हैव ए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, एक अपना उनका इंटर रिलेशंस डेवलप है, और वो इस तरह से उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी को अलाइव रखती है, और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर हैपनिंग इनसाइड आवर अर्थ। सो व्हेन यू सी दैट ए ऑर्गन इन आवर बॉडी, an organ in our body is made up of many types of tissues। This is very important। Organ in our body is made up of many types of tissues
क्लास 9 में ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप के होते हैं। वन इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो इस चीजों को कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको एकदम मेमोराइज करना है। यू डोंट थिंक कि ये बस आप पढ़ लिए और आपको कुछ उस पे मेमोराइज नहीं करनी है, केवल समझना ही है। तो समझ तो गए, लेकिन कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसे आप नोट करें, अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और उसके बाद उसको आप हमेशा पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, बुक से दोस्ती रखें। एनसीईआरटी की बुक जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए 11 12 नीट देयर, दैट इज नॉट ए टफ थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड। So we notice some careful study that complexity in organ and organ system displays certain discernible trend, and this is called evolutionary trend. Evolutionary trend क्या होता है? What is evolutionary trend? कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट जब होता है, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, and it is not a case of 1 year 2 year but thousands of years, millions of years। ये 1000 and millions of years में जितने डेवलपमेंट होते हैं, तो दैट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड दैट इवोल्यूशनरी ट्रेंड, कि किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से व्यक्ति के या किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल का किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ। जो ऑर्गेन्स उसके यूटिलाइज नहीं होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो आंख के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं, जो फ्रॉग में पाया जाता है, अभी हम लोग फ्रॉग के चैप्टर में उसकी मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज नॉट एन ऑर्गेन नाउ एग्जिस्टिंग इन any other organism in human body, but it was existing in the ancient। आप लोग अगर पढ़े होंगे एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कि हम लोग एंशियंट आदि मानव के बारे में पढ़ाई करते थे, तो उसमें आदि मानव, अभी आप क्लास 11 में हैं तो आपने अभी कम पढ़ाई किया होगा उसकी। एंथ्रोपोलॉजी एक स्टडी है, उसमें हम लोग जो पुराने लोग थे एंशियंट टाइम्स के, जो एंशियंट क्या कि कहिए कि आदि मानव, जिस समय की फायर का विकास नहीं हुआ था, जिस समय व्हीकल्स की विकास नहीं हुई थी, उसकी जो बात हम लोग कर रहे हैं, उस समय जो लोग थे उसमें कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ऑर्गेन्स को वेस्टिगियल ऑर्गेन्स भी कहते हैं। You are being introduced to morphology and anatomy of frog। तो इन दिस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोगों को पढ़ना है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग्स इन दिस चैप्टर। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये डिफिनीशंस आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म or externally visible features। We can see that, say that branch of biology which deals with the external structures, external features which is visible of an organism is called morphology। So in this case of plant or microbes, the term morphology means only this. In case of animals, it means external appearance of the organs or parts of the body। But what is anatomy? Anatomy is just opposite of morphology। Anatomy is used for the, conventionally it is used for the study of morphology of internal organs in the body। और इंटरनल ऑर्गन्स देखने में कैसे हैं, उसके टिश्यू कैसे हैं, कौन से टिश्यू से बना है, जब अंदर की बात हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी, इंटरनल फीचर्स। एनाटॉमी इज द इंटरनल फीचर्स। तो अबाउट फ्रॉग अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो फ्रॉग का पहले साइंटिफिक नाम जान जाएं। फ्रॉग की साइंटिफिक नाम अगर राना टिग्रीना होती है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना इसका नाम है। इस जेनेरिक नेम एंड इट इज स्पेसिफिक नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेम दो पार्ट्स में होती है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड जेनेरिक एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। एंड इफ वी राइट इट, देयर आर सम रूल्स ऑफ राइटिंग ए साइंटिफिक नेम। जब भी आप लिखें तो उसको अंडरलाइन करना है। और अगर कंप्यूटर से अगर किसी चीज से लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इसे इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है। और
इसे हमेशा सेपरेटली अलग अलग लिखना है। राना टिग्रीना, जेनेरिक नाम फर्स्ट कैपिटल से होगा, स्पेसिफिक नाम स्मॉल कैरेक्टर से होगा। तो इन सब चीजों को आगे हम पढ़ें कि एंड फ्रॉग इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबिया। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। एम्फी मीन्स होता है बोथ। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फी? द वर्ड एम्फी मीन्स द वर्ड एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मीन्स होता है बोथ, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अगर ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी है और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी है। तो व्हेन इट spends its time on the land like a terrestrial organism and it can spend its time in water also, so it is called amphibia and it belongs to the phylum chordata. phylum कौन सा है? chordata है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन स्पेसीज जो इंडिया में पाई जाती है वो रानीटिग्रीना है। उनकी बॉडी टेम्परेचर, इस पैसेज से हमें तीन टर्मिनोलॉजी हमें याद रखना है। एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है पोइकिलोथर्म्स, जिसको कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर एनिमल्स वैसे कहते हैं, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम लोगों की ह्यूमन बॉडी है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है और वी फील द कोल्ड एंड वी फील द हीट, लेकिन देयर बॉडी टेम्परेचर मीन्स कि जो इनका जो टेम्परेचर है, फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर varies with the temperature of the environment. Such animals are called cold-blooded or poikilotherms. You must have, they do not have constant body temperature, यानी कि फ्रॉग के बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इट कीप्स varying। तो बॉडी का अपना टेम्परेचर जब कांस्टेंट नहीं है तो वी कैन से इट इज एज ए कोल्ड ब्लडेड, और इसकी टर्मिनोलॉजी है पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स, यू विल नो द वर्ड। दिस वर्ड टेक्नोलॉजिकल वर्ड है। टेक्निकल वर्ड्स जितने भी आपके आएंगे टर्मिनोलॉजी, इसको जब तक आप अपनी मुख से, अपने माउथ से खुद से बोलेंगे नहीं, तब तक आपका ये टर्मिनोलॉजी आप इसको पढ़ भी नहीं पाओगे। सो फर्स्ट try to read it aloud, means कि read aloud। the first suggestion for biology students क्या है? टर्मिनोलॉजी को जोर से पढ़िए, तब आप उसको याद कर पाइएगा। एंड फ्रॉक्स जो होते हैं अपने कलर को चेंज करते हैं अपने एनिमीज के, इसके लिए एक वर्ड है कैमोफ्लेज। तो ये टर्मिनोलॉजी दूसरा है। और तीसरा है दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन, जो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कलर चेंज करते हैं, इसको मिमिक्री कहते हैं। तो हम तीन टर्मिनोलॉजी इस पैसेज से जानेंगे। वन इज पोइकिलोथर्म्स, अनदर इज कैमोफ्लेज एंड तीसरा है मिमिक्री। यू कैन ऑल्सो सी दैट फ्रॉक्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर। बहुत गर्मी होगी, बहुत ठंड होगी तो उस समय वो नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि फ्रॉग के विंटर स्लीप को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं और समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये चौथा टर्म है और ये पांचवा टर्म है। तो पांच टर्मिनोलॉजी आपको इसी टॉपिक से मिल गया है, इस पैसेज से मिला है। एंड दिस वन इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। जब भी आप फ्रॉग को देखेंगे तो उसकी बॉडी को है दो पार्ट में बटी हुई है। दिस वन इज द हेड पोर्शन, ये ऊपर की जो पोर्शन आप देख रहे हैं हेड, एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज द ट्रंक। यह नो टेल्स, यहाँ पे टेल्स नहीं होते हैं। स्किन इसकी काफी मॉइस्ट होती है और वो मॉइस्ट कंडीशंस में होती है। इसमें म्यूकस का बहुत ज्यादा रोल है। म्यूकस के कारण ये बहुत ही स्लाइमी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, स्मूथ होते हैं। एंड इसकी जो स्किन होती है डॉर्सल साइड कहते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम जिस तरफ होता है उसको हम लोग डॉर्सल साइड कहते हैं। और जिस तरह डॉर्सल साइड वी कैन से कि बैक साइड किसी ऑर्गेनिज्म का जो होगा उसे डॉर्सल साइड, और जो स्टोमक के साइड जो साइड होते हैं तो उसको हम लोग वेंट्रल साइड भी कहते हैं। तो डॉर्सल की ऑपोजिट जस्ट क्या हो गई? वेंट्रल। बहुत बेसिक स्टडी, we have to start our study in basic form and slowly you will read more and more, and once you reach, you complete the syllabus, you will reach the target and one day you will succeed in your ambition, you will find that you are reaching towards the goal। तो सबसे पहले अभी तुरंत कोई गोल बन नहीं जाता है, तुरंत आप नीट की एग्जाम क्वेश्चन लेकर बैठ मत जाइए। पहले आप अभी पढ़ाई कीजिए,
11th की पढ़ाई कीजिए, 12th की पढ़ाई कीजिए और आपके पास जो समय है इसका मैक्सिमम उपयोग कीजिए। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज फेवर्स द फॉर्च्यून। अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास हमेशा आएगा और आप उसको यूटिलाइज करें। टाइम जो है इसको वेस्ट ना करें, बिकॉज टाइम इज मनी। अगर हम कहें टाइम वंस wasted it can't be returned back, time never comes back। तो एक प्रोवर्ब है आपके लिए कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम और टाइड जो होते हैं वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो आप भी इस चीज को जान लीजिए कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे समय बीतता जाएगा। वन डे यू विल फाइंड दैट यू आर इन स्टैंडर्ड 12 योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू आर एबल टू अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशन। तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी राइट नाउ यू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन, you're preparing for class 11th and do well. So you can see color of dorsal side of body generally olive green with dark irregular spots. On the ventral side the skin is uniformly, मैंने बताया ना डॉर्सल किसको कहेंगे, बैक साइड को। वर्टिब्रल कॉलम जिधर होता है, वर्टिब्रल कॉलम, तो इसको क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड। और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड क्या हो गया, वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड जो है पेल येलो होता है। अब हमारा डिसेक्शन अलाउ नहीं है, पहले फ्रॉग की डिसेक्शन भी होती थी और उसको हम लोग पिन लगा कर देखते थे, उसकी जो वेंट्रल साइड होती थी वो पेल येलो कलर की है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ये खुद से वाटर कभी नहीं लेता है, बट इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू द स्किन, इसकी जो स्किन होती है इसके द्वारा ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल आर एब्सेंट, above the mouth मीन्स की माउथ के ऊपर ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, नॉस्ट्रिल्स जिससे ये सांस ले रहे हैं, आईज आर नॉस्ट्रिल्स, आईज आर बल्ब्ड, आईज ऊपर उठा हुआ, एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसी को मैं कर रही थी, वेस्टिगियल ऑर्गेन्स हैं जो इस ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स इट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर, जब वो वाटर में होते हैं तो ये हेल्प करता है, यानी कि अभी इनकी यूटिलाइजेशन हो रही है इसलिए। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज ए मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, एक तरफ जो है इनका कान भी होता है, वहां पे टिम्पेनम होता है जो साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। फोर लिम्स, फोर लिम्स हैंड को, हिंड लिम्स लेग को हम लोग कहते हैं। तो इनके जो फोर लिम्ब और हिंड लिम्स है उनको लोकोमोशन में हेल्प करती है, उनको स्विमिंग में हेल्प करती है, वॉकिंग में हेल्प करती है, लीपिंग, लीपिंग मीन्स उछलना कूदना, ब्यूरोइंग मीन्स अंदर की ओर जाना। हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट एंड दे आर लार्ज एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स। तो इनका हिंड लिम्स जो है लार्जर होता है, हिंड लिम्स इज लार्जर देन फोर लिम्स। तो यू हैव टू मेक द नोट्स योर सेल्फ, खुद से नोट्स बना लीजिए। डोंट टेक हेल्प ऑफ अदर नोट्स, अदर resources, and you will find you are preparing the best notes that will be understood by you in very in all manners, and you can understand, you can read and you can understand the book very well। feet have webbed digits, webbed कहते हैं जब फिंगर जो होते हैं, जैसे ये फिंगर है पाँव के, तो ये फिंगर एक अलग से लेयर से जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वेब्ड फीट हो गया। जब टोज और फिंगर्स जो होते हैं पाँव के फिंगर वो जुटे हुए हों, उसको वेब डिजिट्स कहते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश, तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो उनकी किस तरह से, डाई, डाई मीन्स दो, और मॉर्फिज्म मीन्स एक्सटर्नली वो सेपरेट होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड ऑल्सो एक कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स, उनके फोर लिम्स से पता चल जाता है, जो मेल में पाया जाएगा लेकिन फीमेल फ्रॉग में नहीं पाया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगी, बिकॉज आई हैव सम अदर assignments today also, so you should revise the topics very well, and if you read properly I can continue my video, preparing my video, so you also like it if you want to read in this manner।
And if you have any confusion, you can write in the comment box very well. Okay, use the comment box also. I will be very happy if you interact with me through this comment box. Thank you. Thank you. And you also understand that syllabus is very important. syllabus को हमेशा पढ़ देखते रहना है. सिलेबस जो है आपकी जो करिकुलम है, इस करिकुलम को हमेशा रीड करना है कि क्या क्या आपकी पढ़ाई करनी है. ये पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट होती है. अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि 11th की पढ़ाई की बात 12th के बोर्ड में नहीं आती है, लेकिन जब आप नीट की तैयारी करेंगे तो इन सारी बातों को पढ़ना है. तो चूंकि आप जब एडमिशन 11-12 में लेते हो, यू शुड हैव ए गोल इन योर माइंड, यू शुड हैव ए एम्बिशन. उस एम्बिशन के रिगार्डिंग आपकी पढ़ाई होगी, तो यू विल फाइंड इट इज बिकमिंग वेरी इजी. तो इन दोनों चीजों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. I will help you and I will send it in the telegram also, so that you can receive it and you can get the printed. चैनल मेरा है, उस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. ओके एंड थैंक यू. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. ओके.